अनुवाद के लिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इन दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम सैद्धांतिकी पर बात करते हैं, उसके स्वरूप, उसकी महत्ता और प्रासंगिकता पर बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि अनुवादक को भाषाविद तो होना ही चाहिए। हालांकि भाषाविद होने के साथ साथ उसे विषयविद भी होना पड़ता है। जिस विषय क्षेत्र का अनुवाद करना है, मान लीजिए विधि का अनुवाद करना है, तो विधि अनुशासन की जानकारी भी अत्यंत आवश्यक है। अगर भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, जीव विज्ञान का अनुवाद करना है, कृषि विज्ञान का अनुवाद करना है, तो जब तक उस विषय का ज्ञान नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए भाषाविद होना यह एक अपेक्षा है, विषयविद होना यह एक दूसरी अपेक्षा है, और साथ ही एक तीसरी अपेक्षा भी है, अनुवाद की प्रक्रिया से अवगत होना। यानी अनुवाद अगर तकनीक है तो उस तकनीक से अवगत होना, उसमें सिद्धस्त होना, यह भी अत्यंत आवश्यक है। यदि दो भाषाएं आती हैं लेकिन अनुवाद करना नहीं आता तो अनुवाद नहीं हो पाएगा। यदि विषय आता है और भाषा नहीं आती तो भी अनुवाद नहीं हो सकता। और यदि भाषा और विषय दोनों आते हैं लेकिन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद की प्रक्रिया, प्रविधि, तकनीक, इसकी जानकारी नहीं है तो भी अच्छा अनुवाद नहीं हो सकता। इसलिए भाषा को एक व्यवस्था का नाम दिया गया है। भाषा की परिभाषा जब देते हैं ना, तो वो कहते ही हैं कि उच्चारित सार्थक वाक प्रतीकों की यादृच्छिक व्यवस्था है। भाषा एक व्यवस्था है, क्योंकि हिंदी की व्यवस्था व्याकरण की दृष्टि से अलग है, अंग्रेजी की व्यवस्था व्याकरण की दृष्टि से अलग है। इसी तरह हर भारतीय और विदेशी भाषाओं में व्यवस्था का यह बदलाव, यह परिवर्तित रूप हम देख सकते हैं। तो किसी भी भाषा की इस व्यवस्था का आदि रूप ध्वनि है। इसे हिंदी को इसीलिए दुनिया की समस्त भाषाओं में देवनागरी लिपि को सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि इसीलिए कहा गया क्योंकि वह फोनेटिक है, ध्वन्याधृत है। ध्वनि से शब्द या शब्द समूह का निर्माण होता है। शब्द समूह से वाक्य बनते हैं और यही वाक्य विविध नियमों और संरचनाओं से बंधे होते हैं। वाक्य से विषय व्याख्यायित होता है, जिनमें अनेक प्रकार के संदर्भपरक अर्थ समाहित होते हैं। इसलिए शब्दों का, उनके स्वरूप का, उनके स्रोतों का अध्ययन करना हो, वाक्य की संरचना, उसकी बनावट और बुनावट का अध्ययन करना हो, वो सरल वाक्य है, वो संयुक्त वाक्य है या अन्य किसी प्रकार का वाक्य है, तो वो भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत एक विषय क्षेत्र बनता है। ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ, इनको स्थायी रूप प्रदान करने के लिए व्याकरण की रचना की जाती है। यानी इन सब को विधिवत एक व्यवस्था के अंतर्गत अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित रूप से वैयाकरणिक संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए जो वैयाकरण है उनको बड़े समादृत भाव से देखा जाता है। पाणिनि ने जो व्याकरण रचा वो आज भी पूरी दुनिया उससे लाभान्वित और उपकृत है। उसी मूलभूत आधारभूत व्याकरण के बाद फिर बहुत से व्याकरणों की रचना संरचना होती रही है। हर जाति, हर समुदाय विशेष द्वारा व्याकरण और भाषा विज्ञान संबंधी विविध आयाम ये पृथक भी होते चले गए। इसी आधार पर भाषा का न केवल स्वतंत्र अस्तित्व बना, वरन उसके अनेक रूप भी निर्मित होते चले गए। भाषा अनंत और अपार है, जिसकी संरचना पर दृष्टि डालने की और उसे आत्मसात करने की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। इसी आधार पर भाषा नित्य विकसित और परिवर्धित होकर भी अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन बनती है। यानी लगातार भाषा का आधुनिकीकरण होता है। भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्द, दूसरी भाषाओं की व्याकरणिक संरचना का प्रभाव ये
समाहित होता रहता है। बहुत से प्रतीक, बहुत से बिंब, बहुत से मुहावरे, बहुत सी लोकोक्तियाँ, बहुत सी प्रयुक्तियाँ, ये देश विदेश की भाषाओं से हमारी भाषा में आती रहती हैं और यही भाषा के आधुनिकीकरण का लक्षण भी है। इसलिए स्पष्ट है कि भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जो नित्य परिवर्तित होते हुए भी व्याकरण के बंधन से युक्त रहती है और अनेकता में एकता के सिद्धांत को चरितार्थ भी करती है। ये आधुनिकीकरण भी, ये नयापन भी उसकी वैयाकरणिक व्यवस्था को बदलने का काम नहीं करता, खंडित करने का काम नहीं करता। भाषा अनंतिम होती है, उसका विकास प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूपों में होता ही रहता है। भाषा कभी पूर्ण नहीं होती, बल्कि उसके विशाल कलेवर में अनेक तत्व समय और संदर्भ सापेक्ष समाहित होते रहते हैं। यही मौखिक रूप से आरंभ होकर लिखित रूप द्वारा अनेक तत्वों को धारण करती चलती है। इसीलिए भाषा को अर्जित संपत्ति के समान माना जाता है। भाषा विरासत में नहीं मिलती, ये कोई आनुवंशिक वस्तु नहीं है। एक ही परिवार में एक ही भाषा के अलग अलग तरह के प्रयोक्ता मिलते हैं। शब्द का चयन, वाक्य की संरचना, भाषा का बोध, यह निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभ्यास, भाषा अभ्यास की वस्तु है, प्रयोग अनुप्रयोग की वस्तु है। कौन कितना प्रयोग करता है, कौन कितना अभ्यास करता है। हम तो कहते ही करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। और अंग्रेजी में कहा भी गया है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इसलिए भाषा को अर्जित संपत्ति के समान माना जाता है, यानी उसे श्रम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, उसे भाषाई कौशलों में अपने आप को सक्षम, दक्ष बनाना पड़ता है। उसे पढ़ने का, उसे लिखने का, उसे बोलने का, उसे सुनने का, ये निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, जिसका अर्जन अभ्यास द्वारा समाज एवं परंपरा से किया जाता है। हम अनुकरण करते हैं अपने से बड़ों को बोलते हुए, शब्द प्रयोग करते हुए, उनके लहजे को, उनकी टोन को, उनकी मुख मुद्रा को, उनके आंगिक चेष्टाओं को प्रयोग के समय हम देखते हैं। तो भाषा में वक्ता और श्रोता दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दोनों के आपसी विचार विनिमय, इनके द्वारा ही भाषा का स्वरूप निर्धारित भी होता है। इसलिए भाषा में इतनी शक्ति होती है कि वह समस्त ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति कर सकती है। बस निर्भर करता है कि भाषा के प्रयोक्ता पर, अनुवादक पर, कि वह कितना अधिकारी है, कितना सक्षम है, वह स्रोत भाषा की अवधारणा को लक्ष्य भाषा में कितना अक्षुण्ण रूप से ले जा सकता है, ले जा पाता है। इन सब बातों का ध्यान उसे रखना होता है। प्रत्येक कथ्य और उसकी गहनता भाषा द्वारा ही विस्तार प्राप्त करती है। भाषा का निर्माण समाज द्वारा होता है, समाज के लिए होता है और सामाजिकता का निर्वाह करने के लिए होता है। इसीलिए भाषा बदलती भी है, गतिमान भी होती है, विकासशील भी होती है। शब्दों के विस्तार भी होते हैं, यानी अर्थ संकोच हो जाता है, अर्थ विस्तार हो जाता है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो भाषा वस्तुतः वस्तु ही सामाजिक के लिए है और प्रयोक्ता ही उसे अपनी अपेक्षा और आवश्यकता के अनुकूल ढालता भी है। इस दृष्टि से सामाजिकता के निर्वाह हेतु भाषा की अत्यंत गहनता, उसकी महत्ता वह सिद्ध होती है। भाषा एक व्यवस्था है जो अपने में अपार सृजनात्मकता की शक्ति लिए रहती है। ये जो उर्वरा शक्ति है, ये जो प्रजनन शक्ति है, ये शब्द संपदा में होती है। उसका प्रयोग समय और संदर्भ के साथ, अनुशासन के साथ जोड़कर कैसे किया जाता है, यह कला अनुवादक के या भाषा के प्रयोक्ता के पास होती है और यह उसके अनुभव और अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा से परंपरा और संस्कृति का पूर्ण विकास स्थिर हो जाता है। भाषा अभिव्यक्ति के भी विविध स्रोतों को प्रकट करती है, यानी अभिव्यक्ति के भी कई स्रोत हैं। यही कारण है कि भाव संप्रेषण का सबसे आवश्यक तत्व भाषा ही है।
हमारे मन में क्या है, हमारी वैचारिकता कैसे प्रकट हो, हम किन संवेदनाओं को, किन भावनाओं को, किन वैचारिक तत्वों को, बिंदुओं को व्यक्त करना चाहते हैं। वक्ता भाषिक कोड में संदेश देता है और श्रोता उसे ग्रहण करता है। इस तरह दोनों मिलकर एक विशिष्ट व्यवस्था को जन्म देते हैं। भाषिक व्यवस्था द्वारा संप्रेषण एवं अनुभवाभिव्यक्ति, अनुभव से जन्य अभिव्यक्ति, इसके विभिन्न स्तर सामने आते हैं। इन्हीं विविध स्तरों का कृति विशेष में, रचना विशेष में व्यावहारिक रूप दृष्टिगत होता है। इसलिए भाषा का जो बोध है किसी कृति के विश्लेषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जब हम पाठ की बात करते हैं, पाठ के नए अर्थ की बात करते हैं, पाठ के नए पाठ की चर्चा करते हैं, तो वो जो भाषिक बोध है वो रचना विशेष के अंतर्गत किस तरह से होता है, क्या है, समय और संदर्भ के संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में उसका विश्लेषण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता चला जाता है। अनुवाद जैसी भाषिक प्रक्रिया में तो भाषा का विशेष महत्व रहता ही है, होता ही है। अब हम अनुवाद के संदर्भ में स्रोत और लक्ष्य भाषा के महत्व पर यदि विचार करें तो हम कह सकते हैं कि अनुवाद दो भिन्न भाषाओं के मध्य की अभिव्यक्ति है। दोनों भाषाओं के बीच संप्रेषणीयता यह अत्यंत आवश्यक होती है। अक्षुण्ण संप्रेषण यानी मूल का, स्रोत का मूल भाव, मूल विचार, मूल कथ्य वह न छोड़ो न जोड़ो के सिद्धांत पर अक्षुण्ण रखते हुए अंतरित करना होता है। अनुवाद एक भाषा के मूल पाठ को दूसरी भाषा में रूपांतरित करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूल पाठ के भाव, संप्रेषण और शैली का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। जिस भाषा की मूल सामग्री का अनुवाद किया जाता है वह स्रोत भाषा होती है और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह लक्ष्य भाषा होती है। अनुवाद की पूरी प्रक्रिया में इन दोनों भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अनुवादक की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। अनुवादक सर्वप्रथम एक भाषा विशेष का चयन करता है जिसकी सामग्री स्रोत भाषा में विविध रूपों में समाहित रहती है। अनुवादक स्रोत भाषा के मूल लेखक से उसके संपूर्ण परिवेश, उसके देश काल, उसकी प्रवृत्तियों से, उसकी मानसिकता से, उसकी वैचारिकता से, उसकी युग परंपराओं से भली भांति परिचित होता है। उसे होना भी चाहिए। इसीलिए वो पर काया में प्रवेश करता है। वह मूल कृति का कथ्य और मूल कृति का शिल्प दोनों ही दृष्टियों से विश्लेषण करता है। शिल्प में भाषा भी आती है, भाषा के तत्व और अंग भी आ जाते हैं, रचना का प्रबंधत्व भी आ जाता है। वह प्रबंध काव्य है या मुक्तक है, वह कैसा उपन्यास है, वह कैसा नाटक है, वह कैसी कहानी है, शिल्प की दृष्टि से उसका वैशिष्ट्य क्या है, और उसके आधार पर अपने कुछ निष्कर्ष फिर अनुवादक निकालता है और फिर उसका अनुवाद करने के लिए अग्रसर होता है। अनुवादक को ऐसे में कई बार कल्पनाशील भी होना पड़ता है जिससे कि वह उस तथ्य या बिंदु तक पहुंच जाए जहां तक मूल लेखक संभवतः या तो पहुंच गया है या नहीं भी पहुंच पाया, तो अनुवादक कोशिश करता है कि उस शेड को, उस अर्थ छटा को भी अभिव्यक्ति प्रदान करे। ये उन्हीं बिंदुओं के आधार पर स्रोत भाषा की सूक्ष्मताओं का निर्धारण करता है। मूल पाठ का शब्द यानी स्रोत भाषा की शब्दावली, शब्द संपदा, उसके पद, उसके पदबंध, उसके मुहावरे, उसकी सांस्कृतिक मूल्यवत्ता, वाक्य और मूल पाठ के स्तर पर उसका अन्वेषण, ये सब कुछ उसे करना होता है। मूल कृति के अध्ययन के पश्चात भाषांतरण की प्रक्रिया यह आरंभ होती है। यानी मूल कृति का अवलोकन किया, अध्ययन किया, आत्मसात किया और उसके बाद फिर उसकी भाषा का अंतरण करने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। अनुवादक स्रोत भाषा के मूल भाव, शब्द, पद, पदबंध, मुहावरे, संस्कृति आदि के समतुल्य शब्दों का निर्धारण करता है। इस प्रक्रिया में यह लक्ष्य भाषा की प्रकृति को मन मस्तिष्क में रखकर भावों की अभिव्यक्ति को अंतरित करता है तथा मूल कृति का लक्ष्य भाषा में अंतरण यानी स्रोत भाषा में उपस्थित रचना या कृति का अंतरण वो लक्ष्य भाषा में करता है। इस दृष्टि से अर्थ संप्रेषण की दृष्टि को अगर हम देखें, समझें, तो अनुवादक वाक्यों को भाषा के स्तर पर प्रवाहमयता,
सहजता, स्पष्टता, इन सब के आधार पर ही भाषांतरित करता है। यदि अनुवाद का उद्देश्य ही विफल हो गया तो फिर अनुवाद विधा और अनुवादक पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए स्रोत भाषा की अपनी पृथक प्रकृति होती है, संरचना अलग अलग होती है, व्याकरणिक व्यवस्था अलग होती है, शब्द सामर्थ्य और शब्दों की शक्तियां अलग होती हैं और शैली भी विशिष्ट होती है। जबकि लक्ष्य भाषा जिसके अंतर्गत अनुवाद करना है, किया जाना है, उसका अस्तित्व नितांत भिन्न होता है, वैविध्यपूर्ण होता है। ऐसे में स्रोत और लक्ष्य भाषा दोनों का समान महत्व होता है और दोनों में समतुल्यता, समानता, सममूल्य परकता इनका निर्वाह करना होता है। अनुवादक को दोनों भाषाओं की प्रकृति और संरचना का पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। इसलिए अनुवादक स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के मध्य एक समायोजन करता है, एक समावेशी दृष्टि से उनकी व्यवस्था का निर्माण करता है। इसलिए भाषा की संरचना एवं संप्रेषणीयता का पूरा ध्यान उसे रखना ही होता है। इसलिए मित्रों, अनुवादक को स्रोत और लक्ष्य भाषा के साथ साथ उस भाषा में व्यक्त सामग्री का, उस भाषा में व्यक्त वस्तु का, विषय का, उसका ज्ञान वह भी अर्जित करना होता है। अनुवाद की प्रक्रिया स्रोत भाषा के कथ्य से आरंभ होकर लक्ष्य भाषा में सफल अभिव्यक्ति के रूप में विकसित होती है, परिवर्तित होती है। अनुवाद की भाषांतरण संबंधी प्रक्रिया बहुत ही कठिन और श्रम साध्य भी होती है। इसलिए अनुवाद स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के दोहरे जोखिम को उठाते हुए अनुवादक आगे बढ़ता है। अनुवाद कर्म स्रोत और लक्ष्य भाषा बोध के अभाव में संभव नहीं हो पाता। यानी स्रोत और लक्ष्य भाषा का बोध वो तकनीकी रूप से, व्याकरणिक रूप से, संरचना के स्तर पर ये होना ही चाहिए। अनुवाद करते हुए स्रोत और लक्ष्य भाषा की प्रकृति, सूक्ष्म से सूक्ष्म भावधारा, व्याकरणिक कोटियां, अर्थ छटाएं, शैली, तत्व, इन सब का विधिवत ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। इसीलिए इन बाधाओं से पार पाने के लिए अनुवादक का व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण विद, बल्कि वैयाकरण होना यह भी लाभप्रद होता है। भाषा ज्ञाता, भाषा का ज्ञान, विशिष्ट शैली वेदता, उसे शैलियों की जानकारी भी होनी चाहिए। ऐसा करने पर वह सहज और उपयुक्त अनुवाद कर सकता है, अन्यथा अनुवाद अशुद्ध होगा, अमानक होगा और पापयुक्त होगा। इसलिए गलत अनुवाद अथवा मक्षिका स्थाने मक्षिका अनुवाद, इसके मूल मंत्र पर चलता हुआ स्वयं को असंगत अनुवाद करता हुआ पाएगा। पाठक वर्ग को भी भटकाव की स्थिति का बोध होने लगेगा। इसलिए भाषा की पूर्ण व्यवस्था का दायित्व वैयाकरण पर होता है। व्याकरण के माध्यम से ही भाषा सहज ही बनती है, तार्किकता को बढ़ावा देती है। स्रोत और लक्ष्य भाषा का महत्व और अस्तित्व इसी व्याकरण द्वारा निर्मित होता है। यही कारण है कि अनुवादक को सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान, उसकी जानकारी होती है, होनी चाहिए। व्याकरण के नियमों और संरचनाओं से पूर्ण अभिव्यक्ति ही नहीं वरन शब्द भी निर्मित होते हैं। अतः सबसे पहले अनुवादक को शब्द का बोध होना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्र में शब्द को शरीर कहा गया और अर्थ को आत्मा कहा गया। आत्मा तक यदि पहुंचना है तो बाहर से भीतर की यात्रा, स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा, इसको तय करना होता है। और फिर भीतर से बाहर, क्योंकि पुनर्अभिव्यक्त करना है, क्योंकि समतुल्य और सममूल्य शब्दों का चयन करके उस वस्तु और विषय को लक्ष्य भाषा की शब्द संपदा में प्रस्तुत करना है। शब्द या भाषिक इकाइयों का अर्थ व्याकरणिक नियमों से बंधे होने के बाद भी सदैव एक समान नहीं रह पाता। शब्द से उपसर्ग, प्रत्यय, लोकोक्ति, मुहावरे, शब्दबंध, इन सब का रिश्ता या संबंध वो रहता ही है। इसलिए शब्द युगबोध को भी अपने में समाहित किए रहते हैं। अतः शब्द एक होने के बाद भी अनेक रूपों को धारण करते हैं। उदाहरण के लिए पानी शब्द है और पानी शब्द प्रयोग की भिन्नता के आधार पर जल, द्युति, चमक,
रौनक, जलवायु, वर्ष आदि न जाने कितने रूपों में उसका प्रयोग होता है। आज तो पानी बहुत बरस रहा है, तो यहाँ जल के रूप में उसका प्रयोग है। तेरे चेहरे का पानी उतर गया है, नहीं रहा, यहाँ द्युति, चमक, रौनक के रूप में। दिल्ली का पानी अच्छा नहीं है, यहाँ जलवायु के रूप में है। इस मोती में पानी नहीं है, यहाँ चमक और द्युति के रूप में है। ये दोनों पेड़ 4 पानी के हैं, यहाँ पर वर्ष के रूप में। 4 पानी मतलब 4 वर्ष का पानी इस पेड़ को चाहिए। अब ये प्रयोगता पर निर्भर करता है कि वो इन शब्दों का प्रयोग कहाँ, क्यों, कैसे कर रहा है और कहाँ, क्यों, कैसे नहीं कर रहा। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि शब्द की सत्ता अनेक रूपता लिए रहती है, जिसका पूरा ध्यान किया जाना चाहिए। यही नहीं, शब्द के भीतर भाषा विशेष की प्रकृति के अनुरूप द्विअर्थी, बहुअर्थी, समानार्थी, ऐसे कई तत्व और उनकी संरचनाएं यह समाहित रहती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम हिंदी अंग्रेजी भाषा की बात करें तो बोध होगा कि हिंदी में एक ही शब्द के अनेक समानार्थी या पर्याय शब्द उपलब्ध हैं या देखे जा सकते हैं, जो एकमात्र प्रयुक्त होते हुए भी प्राय भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे जल शब्द के लिए हिंदी में पानी, अम्बु, सलिल, जीवन, वारी, तोय, पय आदि इनका प्रयोग होता है, किंतु ये वस्तुतः पर्याय प्रतीत होते हैं, होते नहीं है, पर्याय नहीं है। अंग्रेजी में इसके लिए वाटर शब्द है, किंतु वहीं दूसरी तरफ बच्चों के अर्थ में अंग्रेजी में अनेक शब्द हमें मिलते हैं। जैसे बच्चे को हम ब्रैट भी कहते हैं, जो बिल्ली का बच्चा है उसको हम अलग तरह से, चूहे का बच्चा उसको अलग तरह से, और मनुष्य का अगर बच्चा है तो चाइल्ड के रूप में, कॉल्ट के रूप में, कब के रूप में, ऐसे ही कहीं और लिम्प के रूप में, बिड के रूप में, बहुत सारे अलग अलग प्रयोग हमें संदर्भ सापेक्ष देखने को मिलते हैं और सबकी दृष्टि विषय अनुकूल भिन्न हो जाती है। इस तरह एक समान अर्थ देने वाले शब्द सामने तो आते हैं, किंतु उनमें सूक्ष्म और बहुत बारीक अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें ग्रोथ, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, ये तीनों शब्द प्राय समान प्रतीत होते हैं, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये समान नहीं है। अगर ग्रोथ को देखेंगे वो समृद्धि है, इवोल्यूशन को देखेंगे वो परिवर्धन है, और डेवलपमेंट को देखेंगे तो वो विकास है। अब अगर कोई नासमझी से यह कहे कि ये तीनों एक ही हैं, तो संभवतः अनुवाद करते हुए फिर हम सही, सटीक, सार्थक चयन शब्द का वो नहीं कर पाएंगे। अनुवादक यदि इस सूक्ष्म अंतर को ध्यान में रखता है, समझ लेता है, तो उपयुक्त शब्द का प्रयोग वो करेगा। यही सटीक, सार्थक है, एप्रोप्रिएट है। और ऐसा नहीं समझ पाता तो फिर निश्चित उसका अनुवाद दिशाहीन होगा, गलत होगा। भाषा के संदर्भ में अनुवादक का सबसे बड़ा सहयोगी भाषा विज्ञानी है, और अनुवादक का भाषा का वैज्ञानिक होना अत्यंत आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है। भाषा विज्ञान के सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा उसे यह ज्ञात होता है कि लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा की स्वनिमिक व्यवस्था कैसी है, किन तत्वों का लिप्यंतरण संभव है और कितना अनुवाद किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। भाषा विज्ञान के सहयोग द्वारा ही वह ध्वनि, पद, शब्द, वाक्य, अर्थ, प्रोक्ति आदि की संरचनात्मक जानकारी इनको अर्जित करता है, इनको समझ सकता है, उनके महत्व को बनाए रख सकता है। ध्वनि की जानकारी से जहाँ एक और अनुवाद सहज होता है, वहीं शब्द रूपों का सटीक प्रयोग करके अनुवादक अर्थवत्ता और भावों की गहनता से भी न्याय करता है उसके साथ। इस दृष्टि से शब्द के समन्वय को देखें तो वो शब्द जब समन्वित होते हैं, समन्वयात्मक स्थिति में आते हैं, तो वाक्य बन जाते हैं। वाक्य निर्माण की पूर्ण प्रक्रिया को यदि देखें तो किसी भाषा विशेष के वाक्यों में प्रयुक्त पदों का निश्चित क्रम होता है, यानी क्रम की एक निश्चितता होती है। अंग्रेजी में यह क्रम प्राय कर्ता, क्रिया और कर्म रूप में मिलता है, जबकि हिंदी में वाक्यों का यह क्रम वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया के रूप में होता है। तो ये जो अंतर आता है, यह अनेक वाक्यों में
हम देख सकते हैं संरचना में होने के बाद भी आर्थिक दृष्टि से पृथक और कठिन हो जाते हैं वाक्य। जैसे गगन न रोते हुए मोहन को पैसे दिए, गगन ने रोते हुए, यह वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसके दो अर्थ हैं। गगन ने जब पैसे दिए तब मोहन रो रहा था। ऐसे वाक्यों में संदर्भ का ध्यान रखकर संरचना के अनुरूप ही अनुवाद किया जाना चाहिए और इसी प्रकार वाक्यों के अनुवाद में पदक्रम के अतिरिक्त सहप्रयोग, सहायक क्रिया, पदबंध आदि का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। मिश्रित और संयुक्त तीनों रूपों में हम वाक्यों को देख पाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 रूप देखे जा सकते हैं। वाक्य विज्ञान इन्हीं तत्वों का विश्लेषण करता है और उसके उचित ज्ञान और व्यावहारिक प्रयोग द्वारा अनुवादक सटीक अनुवाद को संभव बना पाता है। वाक्यों का अनुवाद करते हुए वाक्य से संबंध रखने वाले क्रिया, पद विश्लेषण, क्रिया विश्लेषण, वचन, लिंग, कारक, इन सभी का ध्यान रखना होता है। इस तरह से उसी के अनुरूप सटीक अनुवाद करना चाहिए, किया जाता है। भाषा में प्रयुक्त शब्द और उसके वाक्य विविध परिस्थितियों की उपज होते हैं। उन परिस्थितियों का बोध कराने वाला एक अन्य तत्व अर्थ भी होता है और हर भाषिक इकाई की अर्थ संबंधी संरचना परिवर्तनशील होती है और वह समय समय पर अनेक रूपता धारण करती रहती है। समास, उपसर्ग, विशेषण, प्रत्यय, नामकरण, ये सभी तत्वों से संबद्ध होने पर शब्द के अर्थ का विस्तार और संकुचन होता रहता है। इस तरह मित्रों कह सकते हैं कि ऐसा करने से न केवल उसका प्रयोग बदलता है वरन उसके अनेक तत्व भी समाप्त हो जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। अनुवादक को अनुवाद करते हुए भाषा विशेष के शब्द अर्थ परिवर्तन का बोध होना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि ऐसा उसके पास नहीं है, जानकारी नहीं है, अर्थ विज्ञान का बोध नहीं है, तो निश्चित रूप से अनुवाद अर्थ का अनर्थ होगा, मानक नहीं हो पाएगा, अपने मंतव्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि भाषा की भूमिका अनुवाद में, व्याकरण की भूमिका, शब्द संपदा की भूमिका, चयन की भूमिका, सटीक सार्थक प्रयोग अनुप्रयोग की भूमिका, यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।